कक्षा 7 तुम्हारा अगली एक्सरसाइज है मैथ्स में 7.1 हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसमें है सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है? देखो, इसको अगर हम तोड़ करके पढ़ें तो देखो, जैसे संस्कृत में हम संधि विच्छेद करते हैं ना, ऐसे देखो सर्वांग समता को अगर हम तोड़ेंगे तो सर्व धन अंग धन समता, यानी कि सब अंगों में समानता। यानी कि यदि सारे अंग एक दूसरे के समान होंगे तो उसको हम बोलेंगे सर्वांग समता। एक दूसरे के समान का मतलब क्या है कि अगर दो त्रिभुज हैं, अगर मान लो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ऐसा ही सेम ये दूसरा हो गया, तो अगर ये त्रिभुज बिल्कुल एक, जैसे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर अगर है ऐसा, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो दिखाई दे रहा है एक सेट स्क्वायर का एक पार्ट और एक ये दिखाई दे रहा है, दो सेट स्क्वायर हैं। अगर हम इनको एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं तो ये अगर बिल्कुल एक के ऊपर एक बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं तो ये सर्वांग सम है। देखो ये सटीक बैठ नहीं रहे, ये बिल्कुल बराबर बैठ नहीं रहे। देखो ये कोण तो दोनों कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर दिख रहा है। ठीक है, और लेकिन और कोई अंग बराबर नहीं है। ये भुजा नीचे वाली भुजा से थोड़ा छोटी दिखाई दे रही है, देखो ये दिख रही है ये, और ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा से इतनी छोटी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है वो दिख तो रहे हैं सर्वांग सम, लेकिन है नहीं सर्वांग सम। सिर्फ एक कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, तो सर्वांग सम का मतलब जैसे मेरा एक ही हाथ है और एक ही हाथ है, तो ये दोनों हाथ अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे ढक लेंगे, ये एक हाथ ने दूसरे हाथ को बिल्कुल ढक लिया, तो हम कहेंगे कि एक हाथ दूसरे हाथ का बिल्कुल सर्वांग सम है। ठीक है, ये सर्वांग समता। देखो ये दो ताश के पत्ते हैं, ये अगर एक पत्ता दूसरे पत्ते को पूरा ढक लेता है, वैसे तो ऐसे रखेंगे तो नहीं ढक पाएगा, लेकिन ऐसे रख रहे हैं तो देखो पूरा अच्छे तरीके से कवर कर ले रहा है ना, कि अंदाज ही नहीं आ रहा कि नीचे एक पत्ता और है कि क्या है। तो ये दोनों पत्ते जो हैं एक दूसरे के सर्वांग सम है। ठीक है, ऐसे ये दो ब्रश हैं, देखो ये क्या एक दूसरे के सर्वांग सम है, लग तो बराबर रहे हुए बिल्कुल, ये बराबर है, इसके दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, लेकिन ये मोटा दिखाई दे रहा है, ये पतला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, तो सर्वांग सम का मतलब है कि सारे अंग समान होना। सारे अंग का मतलब क्या है कि एक त्रिभुज के सारे अंग दूसरे त्रिभुज के समान। त्रिभुज का से अलावा हम कुछ भी और कह सकते हैं, जैसे कि एक चतुर्भुज है, उसके सारे अंग दूसरे चतुर्भुज के बराबर हैं, तो इसको हम सर्वांग सम कह सकते हैं। ठीक है, या एक भुजा है, वो जो है दूसरी भुजा के बिल्कुल बराबर है, तो ये भी सर्वांग सम है, इसको भी हम सर्वांग समता कहेंगे इनकी। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये भुजा इस भुजा के सर्वांग सम है, बराबर है। ठीक है, एक कोण अगर मान लो 90 अंश का है और दूसरा कोण भी 90 अंश का है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। मतलब कि दो चीजें होना जरूरी है इसमें, कि हम कंपेयर कर सकें, एक दूसरे से तुलना कर सके। अगर तुलना नहीं हो पाएगी तो हमें समझ में कैसे आएगा कि सारे अंग समान है ना। जैसे इसमें चित्र में दिखा रखा है, देखो चित्र में क्या दिखाया है, ये दो त्रिभुज दिखा रखे हैं, देखो ABC एक त्रिभुज है और दूसरा है PQR। ठीक है, बिल्कुल एक बराबर दिख रहे हैं, यानी कि ये जो B कोण है वो Q कोण के बराबर है, ये A कोण जो है वो P के बराबर है और ये C कोण जो है वो R के बराबर है। और ये रेखा जो है ये इस रेखा के बराबर, यानी कि AC रेखा जो है वो PR रेखा के बराबर है और AB रेखा जो है वो PQ रेखा के बराबर है। इसका नाम इनको ऐसे ही बोला जाता है, ये रेखा इस रेखा के बराबर नहीं कहेंगे, AB रेखा PQ रेखा के बराबर कहेंगे
और बीसी रेखा, इसमें 3 लाइन खींच लेते हैं, बीसी रेखा क्यू आर रेखा के बराबर, यानी कि ये जिसमें 3 है वो 3 के बराबर है, इस वाली के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे अंग समान हुए, है ना। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ए बी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम क्या कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। अब देखो सर्वांग सम कितना लंबा नाम है, तो हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम इतना लंबा नाम नहीं लिखते गणित में, तो हम क्या कहते हैं, बराबर और उसके ऊपर एक ऐसे टेढ़ी लाइन खींचते हैं ऐसी, सर्वांग सम है। अब इस चिन्ह को हम बोलेंगे सर्वांग सम है, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, हम ऐसे लिखते हैं सर्वांग सम, क्योंकि लंबा शब्द है। त्रिभुज क्योंकि हमें गणित में बड़ा लंबा चौड़े कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, गुणा भाग करने पड़ते हैं, इसलिए हम इनमें कुछ चिन्हों की वजह से, कुछ चिन्हों के द्वारा दिखाते हैं, फटाफट काम करना होता है हमको, तो कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही देखो ये त्रिभुज दिखा रखा है, इसमें टेढ़े बना रखे हैं दोनों, जैसे कि एक ये है मान लो और एक ये रख दिया। वैसे तो तुम्हें पता ही है ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, लेकिन एक बारी अगर तुम सोचो कि ये दोनों सर्वांग सम हैं, तब तुम क्या कह सकते हो कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, कहोगे ना। तो ऐसे ही इसमें भी दिखा रखा है, दोनों टेढ़े मेढ़े रख रखे हैं, तो टेढ़े मेढ़े रखने की वजह से ये ए सी भुजा ये पी आर के बराबर है, ये ए बी भुजा ये आर क्यू के बराबर है, और बी सी भुजा पी क्यू के बराबर है। तो क्योंकि तीनों भुजाएं इन तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी त्रिभुज सर्वांग सम है पी क्यू आर के। ठीक है, कौन सी भुजा किसके बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है। देखो कैसे लिख रखा है, ए सी अच्छा पी क्यू और सी बी, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये है और सी बी ये है। देखो ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, तो इसमें लिखा कैसे है देखो, अतः पी क्यू चिन्ह दिखाई दे रहा है सी बी, ये दोनों ओर एरो का रखा है, यानी कि पी क्यू बराबर है सी बी के। पी क्यू सी बी सर्वांग सम है, कोण क्यू सर्वांग सम है कोण बी के, कोण क्यू ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब ये है। तो ये चिन्हों की भाषा जो है ये गणित में चलती है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्यू जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही और भी लिख रखे हैं, ए आर के बराबर है, ए जो है वो आर के बराबर है, ए बराबर है आर के, बी बराबर है क्यू के, बी कहाँ है, बी और क्यू। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा पी क्यू आर के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, अगर 3 चीजें इस त्रिभुज की 3 चीज इस त्रिभुज की 3 चीज के बराबर मिल जाएंगी, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। 3 ही चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है देखो, या तो हम कहेंगे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि त्रिभुज की भुजाएं 3 होती हैं, त्रिभुज के कोण 3 होते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं 3 होती हैं, त्रिभुज के शीर्ष 3 होते हैं, ये बताया था। तो अगर 3 कोण को बोलते हैं एंगल, ए, ठीक है, ए फॉर एंगल। अगर एंगल और दूसरा एंगल और एक साइड यदि बराबर है, तो हम ऐसे 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम बोलेंगे। अगर 2 एंगल और एक साइड बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांग सम बोलेंगे। दूसरा आता है, यदि त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हैं, 2 त्रिभुजों की हैं, तीनों साइड बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज को भी हम सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, अगर तीनों साइड बराबर है, साइड का मतलब है तीनों भुजाएं। ठीक है, अगर तीसरा वाला आता है, अगर त्रिभुज की 2 साइड और एक एंगल बराबर है,
तो ऐसा त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा। तो ये तीनों तरह के त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगर दो एंगल एक साइड बराबर हो दो त्रिभुजों की, अगर तीनों साइड बराबर हो, अगर दो साइड और एक एंगल बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, 7.1 की एक्सरसाइज अपनी बुक खोलना और उसमें देखना, इसको करना। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्या करना है इसमें, देखो, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि क्या होते हैं, वे समान होते हैं। यदि वे बराबर होते हैं। यदि वे बराबर होते हैं। हाँ, ठीक, बस इतना ही लिखना है इसमें। अगला होगा, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 है, तो दूसरे की कितनी होगी? उसकी भी 70 होगी, क्योंकि वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब बराबर होना चाहिए। सर्वांगसम यानी कि बराबर। ठीक है, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है, अब इसको कैसे लिख देते हैं, देखो, एम एंगल ए इक्वल्स टू एम एंगल बी, ऐसे लिख देते हैं इसको। एंगल माने कि कोण, ये कोण का संकेत है। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। वास्तविक जीवन से संबंधित, देखो, ये बताया था मैंने तुम्हें, ताश के दो पत्ते, और क्या दिखा सकते हैं, देखो, ये पेज सब सर्वांगसम है। ये पेज इसके सर्वांगसम है, इसके सर्वांगसम है। ठीक है, और इसके अलावा दो हाथ हमारे सर्वांगसम हैं, और एक ब्लेड के ऊपर एक दूसरा ब्लेड रखो, वो भी सर्वांगसम है। दोनों ब्लेड सर्वांगसम है, बिल्कुल बराबर दिखाई देते हैं। और 1 रुपए का सिक्के के ऊपर 1 रुपए का सिक्का और रखो, दोनों सिक्के सर्वांगसम हैं। तो कई सारे हैं वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के, कोई दो उदाहरण देने, तो इनमें से कोई भी दो उदाहरण तुम लिख सकते हो। ठीक है, बस यही दोनों कर लो इसमें से। ठीक, अब अगली एक्सरसाइज आगे करेंगे। ओके बेटा।